नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू पर एक कह सकते हैं कि गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और हमारे हाथ में है ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। और हमारा मकसद काफी सीधा सा है, ये समझना कि ये ईक्यू आखिर है क्या भला, ये हमारी सफलता के लिए आईक्यू से ज्यादा जरूरी क्यों हो सकता है, और वो कौन से 4 हुनर हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए मेरे पास एक ऐसा आंकड़ा है जो शायद सुनने वालों को चौंका दे। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं। हाँ, इसी आंकड़े ने मुझे इस टॉपिक की तरफ खींचा था। किताब कहती है कि रिसर्च के मुताबिक औसत आईक्यू वाले लोग बहुत ज्यादा आईक्यू वालों से 70% मामलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 70%। ये बात दिमाग घुमा देती है ना। बिल्कुल। इसका तो मतलब यही हुआ कि जो सबसे स्मार्ट लोग हैं वो हमेशा सबसे सफल नहीं होते। ऐसा क्यों? यही वो सवाल है जिसके जवाब में इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा है। ये बताता है कि किताबी ज्ञान या दिमागी तेजी ही मतलब सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ईक्यू को समझने के लिए किताब में एक कमाल की कहानी है, बुच कॉनर और एक ग्रेट व्हाइट शार्क की। हाँ। बुच कैलिफोर्निया में अकेले सर्फिंग कर रहे थे जब एक 14 फुट लंबी शार्क ने उन पर हमला कर दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एक पल में उनके दिमाग के अंदर जैसे एक तूफान आ गया होगा। तर्क और भावना के बीच एक सीधी जंग। तो पहले क्या हुआ? पहले तो सिर्फ डर था, इतना ज्यादा डर कि वो हिल भी नहीं पाए, बस उस शार्क को अपनी तरफ आते देखते रहे। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वाह, मतलब डर ने उन्हें पहले पूरी तरह से जैम कर दिया। फिर जब शार्क ने उनके पैर पर हमला किया तो वो अचानक से गुस्से में बदल गया, और उस गुस्से की लहर में बुच ने अपने सर्फबोर्ड की नोक से शार्क के गलभड़ों पर जोरदार हमला कर दिया। गुस्से ने उन्हें लड़ने की हिम्मत दी। ये तो भावनाओं का एक पूरा रोलर कोस्टर है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमले के बाद गुस्सा शांत हुआ और डर फिर से हावी हो गया। वो फिर से जम गए। अच्छा। पर इस बार कुछ अलग हुआ। उन्होंने उस डर को महसूस किया, उसे पहचाना और फिर अपने दिमाग पर काबू पाया। उन्होंने खुद से कहा, शांत हो जाओ, शार्क तुम्हारे डर को महसूस कर सकती है। कमाल है। और उन्होंने अपनी सांसों को काबू में किया, खुद को शांत किया और फिर तैरकर किनारे तक पहुंच गए। कमाल है। मतलब उन्होंने अपने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये कहानी असल में ईक्यू का सार है ना। एकदम सही। अपनी भावनाओं को समझना और फिर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि उनके हाथों की कठपुतली बन जाना। एकदम सही कहा। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि जब भी हम कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं तो वो सिग्नल पहले हमारे लिम्बिक सिस्टम में जाता है, जो हमारा इमोशनल सेंटर है। हाँ। उसके बाद वो सिग्नल दिमाग के तार्किक हिस्से यानी फ्रंटल लोब तक पहुंचता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग पहले महसूस करता है और फिर सोचता है। That's it। हमेशा। हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा इमोशनली होगी। हमेशा। दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है। इसीलिए जब कोई अचानक ब्रेक मारता है तो पहले डर लगता है, फिर हम सोचते हैं कि ओ बाल बच गए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दिमाग के इन दोनों हिस्सों, इमोशनल और लॉजिकल के बीच एक मजबूत पुल बनाना। बिल्कुल, ताकि वो मिलकर काम कर सकें। और शायद यही वो पुल है जो लोगों को ज्यादा सफल बनाता है। किताब में कुछ आंकड़े हैं जो सच में मतलब आंखें खोल देते हैं। हाँ। जैसे हर तरह की नौकरी में किसी के प्रदर्शन का 58% हिस्सा ईक्यू होता है। 58%? ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, किसी की डिग्री, टेक्निकल स्किल्स, सालों का अनुभव, ये सब मिलकर सिर्फ 42% है। आधे से ज्यादा सफलता इस बात पे टिकी है कि कोई अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे संभालता है। बिल्कुल। और ये भी कि 90% टॉप परफॉर्मर्स का ईक्यू हाई होता है। मतलब जो लोग अपने काम में शिखर पर हैं, उनमें से 10 में से 9 लोगों का अपनी भावनाओं पर जबरदस्त कंट्रोल होता है। और इसका सीधा असर कमाई पर भी दिखता है। किताब के मुताबिक जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है वे कम ईक्यू वालों की तुलना में औसतन हर साल $29,000 ज्यादा कमाते हैं। $29,000? ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है ना। इसका मतलब ये भी है कि ये लोग शायद बेहतर लीडर हैं, बेहतर टीम प्लेयर हैं और अपने काम में ज्यादा खुश भी रहते हैं। हाँ, ये एक बड़ा पैकेज है।
जिसका असर पूरे करियर पर पड़ता है। बिल्कुल, ये पैसा उस बेहतर सहयोग, बेहतर बातचीत और बेहतर फैसले लेने की क्षमता का नतीजा है। और किताब तो ये भी कहती है कि EQ में हर एक पॉइंट की बढ़त सैलरी में $1,300 का इजाफा कर सकती है। वाओ! ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न साफ साफ दिखता है। तो यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है कि IQ, व्यक्तित्व और EQ अलग अलग चीजें हैं। IQ यानी सीखने की क्षमता और पर्सनैलिटी यानी स्वभाव, ये काफी हद तक पैदाइशी होते हैं। इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन EQ ये एक हुनर है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे आप एक्सरसाइज करके मजबूत बना सकते हैं। और यही इस पूरी किताब की सबसे अच्छी और उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल। कि कोई किसी भी उम्र में हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो अगर EQ इतना जरूरी है और इसे सीखा भी जा सकता है, तो सवाल ये है कि इसे सीखें कैसे? ये है क्या? किताब इसे 4 बहुत ही सरल हिस्सों में बांटती है। इन्हें 2 कैटेगरी में देख सकते हैं। पहली है व्यक्तिगत क्षमता, यानी आपका खुद से रिश्ता। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 2 हुनर हैं। पहला आत्म जागरूकता, यानी खुद को समझना, और दूसरा आत्म प्रबंधन, यानी खुद को संभालना। और दूसरी कैटेगरी वो है सामाजिक क्षमता, आपका दूसरों से रिश्ता। इसमें भी 2 हुनर हैं, सामाजिक जागरूकता मतलब दूसरों को समझना, और संबंध प्रबंधन यानी रिश्तों को संभालना। ये चारों मिलकर EQ बनाते हैं। चलिए इन चारों को थोड़ा और समझते हैं। आत्म जागरूकता से शुरू करते हैं, जो आपने कहा कि नींव है। आत्म जागरूकता का मतलब है किसी भी पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसे ठीक ठीक पहचानना और ये समझना कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब बॉस कोई नेगेटिव फीडबैक दे तो पेट में जो वो एक अजीब सी गांठ पड़ती है, ये पहचानना कि वो डर है, गुस्सा है या शर्मिंदगी, उस एहसास को बस एक नाम देना। हाँ, यही पहला कदम है। एकदम सही। सिर्फ ये जानना नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, बल्कि ये जानना कि मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मेहनत को नजरअंदाज किया गया। ये है आत्मजागरूकता। ठीक है, तो मैंने अपने गुस्से को पहचान लिया। मैं जानती हूँ कि मेरा पारा चढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि मैं इसका करूं क्या? यहीं पर वो दूसरा हुनर आता होगा, आत्म प्रबंधन। बिल्कुल, आत्म प्रबंधन का मतलब ही यही है, अपनी भावनाओं की जानकारी का इस्तेमाल करके अपने व्यवहार को सही दिशा देना। तो जब आपको पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप चिल्लाते हैं? या आप 2 मिनट रुककर गहरी सांस लेकर सोचते हैं कि अब क्या करना है। ये फैसला ही आत्म प्रबंधन है। और फिर आता है दूसरों को समझना, सामाजिक जागरूकता। हाँ, ये दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की कला है। सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी आंखों को देखकर ये समझना कि असल में उनके अंदर चल क्या रहा है। मतलब वो दोस्त जो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा है कि दुनिया उजड़ गई है। हाँ, उसके उस अनकहे दर्द को महसूस कर पाना ही सामाजिक जागरूकता है। परफेक्ट उदाहरण। और आखिर में आता है संबंध प्रबंधन। ये असल में बाकी तीनों हुनरों का नतीजा है। अच्छा, जब आप खुद को समझते हैं, खुद को संभाल सकते हैं और दूसरों को भी समझते हैं, तब आप रिश्ते बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। टकराव को सुलझाना, लोगों को प्रेरित करना, ये सब इसी में आता है। किताब कहती है कि आत्म जागरूकता इन सब की नींव है। और फिर एक और हैरान करने वाला आंकड़ा देती है कि जिन लोगों पर स्टडी की गई, उनमें से सिर्फ 36% लोग ही अपनी भावनाओं को होते हुए सही पहचान पाते हैं। हाँ, ये चौंकाने वाला है। सिर्फ 36%। इसका मतलब है कि हम में से 2/3 लोग ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर चल रहे हैं, अपनी ही भावनाओं से अनजान। हम बस रिएक्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहीं पर सुधार की सबसे ज्यादा गुंजाइश भी है। तो चलिए अब कुछ ऐसी रणनीतियों पर बात करते हैं जो किताब में दी गई हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी रणनीति है, जाने कि कौन और क्या आपके बटन दबाता है। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। हाँ, वो कौन लोग हैं, कौन सी बातें हैं या कौन सी स्थितियां हैं जो आपको तुरंत गुस्सा, बेचैनी या निराशा महसूस कराती हैं। जैसे किसी खास सहकर्मी का बात करने का तरीका या सुबह सुबह ट्रैफिक में फंस जाना, ये सब। मुझे याद है मेरे एक पुराने बॉस जब भी हमें बात करनी है वाला ईमेल भेजते थे तो मेरा दिल एक पल के लिए डूब जाता था। मुझे पता था कि ये मेरा एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। जब आप अपने इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं
तो आप उन स्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप दिमागी तौर पर तैयार रहते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब आते हैं आत्म प्रबंधन पर। मान लीजिए मेरा बटन दब गया, मुझे गुस्सा आ गया, अब क्या? इसके लिए किताब एक बहुत पुरानी दादी नानी वाली सलाह देती है, 10 तक गिनो। या सही तरीके से सांस लो। ये सिर्फ कहावतें नहीं है, इनके पीछे पक्का विज्ञान है। अच्छा। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। गहरी सांस लेने से आपके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो इस पैनिक मोड को शांत करता है और आपको सोचने का वक्त देता है। बिल्कुल। एक और तकनीक है, अपनी आत्मचर्चा पर नियंत्रण रखें। यानी अपने मन में आप खुद से क्या बातें करते हैं उस पर ध्यान दें। हाँ, और ये बातचीत अक्सर बहुत नकारात्मक होती है। मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ, मुझसे ये कभी नहीं होगा, मैं एक बेवकूफ हूँ। किताब का सुझाव है कि इन नेगेटिव विचारों को तथ्यों में बदलें। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ की जगह सोचे, इस बार मुझसे गलती हुई। मैं एक बेवकूफ हूँ की जगह मैंने एक बेवकूफी भरा काम किया। बिल्कुल। फर्क छोटा लगता है पर असर बहुत बड़ा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। उस पल में जब कोई पहले से ही खुद को कोस रहा हो तो दिमाग को रोककर ये सोचना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और इसीलिए ये एक प्रैक्टिस है, कोई स्विच नहीं जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकें। ये धीरे धीरे आदत में आता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण कई गुना बढ़ा देती है। अब आते हैं सामाजिक जागरूकता पर, दूसरों को समझने की कला पर। इसके लिए भी किताब में बड़ी आसान रणनीतियां हैं। पहली, लोगों को नाम से बुलाए। हाँ, किसी का नाम उसकी पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो ये दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं, न कि सिर्फ एक नंबर के रूप में। ये तुरंत एक कनेक्शन बनाता है। हाँ। और दूसरी रणनीति है बॉडी लैंग्वेज देखें। किताब की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, लोग जो सुनते हैं उससे ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं जो वे देखते हैं। ये 100% सच है। कोई कह सकता है मैं ठीक हूं, लेकिन अगर उसके कंधे झुके हैं, आवाज में उदासी है और वो नजरें चुरा रहा है तो दिमाग जानता है कि वो ठीक नहीं है। शब्दों के पर्दे के पीछे देखने की ये क्षमता, यही सामाजिक जागरूकता है। और आखिर में संबंध प्रबंधन। जब हम खुद को और दूसरों को समझ गए तो रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए एक बहुत जरूरी रणनीति है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वीकार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात से सहमत हों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उनकी भावना को मान्यता दें। एक उदाहरण देंगे? जैसे अगर कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को लेकर निराश है तो ये कहने के बजाय कि अरे इसमें निराश होने वाली क्या बात है, आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूं कि तुम इस बात को लेकर निराश क्यों हो। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर कोई सहकर्मी हर छोटी बात पर निराश होता हो तो क्या हर बार उसकी भावनाओं को इस तरह एक्नॉलेज करने से हम उस व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। अच्छा। आप कह सकते हैं मैं समझता हूं कि तुम निराश हो, और फिर आगे कह सकते हैं चलो मिलकर देखते हैं कि इसका क्या समाधान निकल सकता है। आपने उसकी भावना को मान्यता दी, लेकिन उसे उसी निराशा में रहने नहीं दिया। ये सहानुभूति और समस्या समाधान का एक बेहतरीन संतुलन है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये सारे हुनर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ। आपको दूसरे की भावना को पहचानने के लिए सामाजिक जागरूकता चाहिए, और अपनी पहली प्रतिक्रिया को रोककर उनकी भावना को स्वीकार करने के लिए आत्म प्रबंधन चाहिए। ये चारों टायर मिलकर ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की चर्चा से जो मोटी मोटी बातें समझ में आई वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। नहीं, ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। और हमारी सफलता में, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, इसका रोल शायद IQ से भी बड़ा है। और ये 4 स्तंभों पर बना है: खुद को जानना, खुद को संभालना, दूसरों को समझना और रिश्तों को संभालना। आत्म जागरूकता इसकी नींव है, जिसके बिना बाकी सब कुछ ढह जाएगा। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि EQ का मतलब इमोशनल होना नहीं है। यह अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है। भावनाएं जरूरी हैं, वे डेटा की तरह हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। EQ का असली मतलब है उस डेटा को समझना और उसे समझदारी से इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेना और मजबूत रिश्ते बनाना। ये भावनाओं का दास बनने की बजाय उनका स्वामी बनना है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस किताब में EQ को बेहतर बनाने के दर्जनों तरीके बताए गए हैं।
लेकिन ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जो डेटा और एल्गोरिदम पर तेजी से निर्भर होती जा रही है, वो कौन सी एक भावना है जिसे टेक्नोलॉजी कभी भी दोहरा नहीं सकती, और कैसे वही भावना भविष्य में किसी व्यक्ति की सबसे कीमती संपत्ति बन सकती है।